नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन 24/7 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत का संवैधानिक विकास समझेंगे। भारत संविधान कहते किसे हैं, संवैधानिक विकास क्रमशः हुआ कैसे, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। प्रत्येक देश का शासन करने के लिए अपना संविधान हो, तो उसी तरह से भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के रूप में समझा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में, जो कि व्यापार करने के लिए आए थे। तत्कालीन समय में उनके राजनीति करने की कोई ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन यद्यपि भारत की कमज़ोर कड़ी को पकड़ते हुए धीरे धीरे भारत में राजनीति में इंटरफेयर करते हैं। कैसे होता, क्या चीज़ें होती, इसी को समझने का प्रयास करेंगे हम आगे। उसके बाद क्या होता है, जब ये यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं तो उनको शासन को नियंत्रित करने के लिए, उनको सिस्टम बनाने के लिए कंपनी को कुछ नियम और कानून में बांधने की प्रारंभ होता है 1773 के रिलेटिंग एक्ट के द्वारा, जिसे कौन बनाता है, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती है। और क्रमशः 1773, 84, 93 सब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं फिर ये 1773 से शुरू हुआ रिलेटिंग एक्ट से चार्टर एक्ट 1853 तक ये कंपनी के शासन के अधीन ये सब पारित किए गए थे। लेकिन हुआ क्या, 1853 के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है, 1857 क्रांति, हर कोई जानता है उससे। 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार सीधे क्राउन अपने अधीन भारत को ले लेता है। अब यहाँ से क्राउन का शासन सीधे चलता है, कंपनी का शासन का समाप्ति हो जाती है। आइए देखते हैं रिलेटिंग एक्ट के बारे में हम। 1773 का रिलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। यहीं प्रारंभ किया गया कंपनी के शासन पर। जब देखा कि भारत में कंपनी अपने प्रभुत्व को स्थापित कर चुकी है, जैसा कि प्लासी की युद्ध के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी काफ़ी मजबूती से भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर चुकी थी। इसके दृष्टिकोण रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का एक प्रारंभ शुरू किया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को, अब यहाँ से नया प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है 1773 के अंतर्गत कि बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब कब बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है, कब बंगाल गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। तो 1773 के रिलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल ये पदनाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया गया। तो प्रश्न यहाँ ये बनता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ये इसकी नियुक्ति कब होती है, तो इसकी नियुक्ति 1773 के रिलेटिंग एक्ट से होती है और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। और इस व्यवस्था के तहत, मतलब 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रश्न बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग कब बना, 1773 के रिलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बना। 1773 के रिलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 को इसे क्या बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और इस व्यवस्था के देखिए, एक तो ये महत्वपूर्ण हुआ, दूसरा क्या किया गया कि इस व्यवस्था के तहत बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को थोड़ा महत्वपूर्ण बना दिया गया, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंटी को इसके अधीन कर दिया गया। और क्या हुआ महत्वपूर्ण इसमें, इस अधिनियम के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है, 1774 ईस्वी में बंगाल, तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। तो प्रश्न ये बनता है कि रिलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, 1774 में। कहाँ की गई, कलकत्ता में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब ये मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश के बारे में भी प्रश्न बन चुका है। इसमें है कि जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे इनका नाम था, सर एलिजा इम्पे। ये सर एलिजा इम्पे जो थे ये कौन थे,
सर एलिजा एम्पे ये जैसे आज से मुख्य न्यायाधीश था, ऐसे ये मुख्य न्यायाधीश, ये चीफ जस्टिस थे, या यूँ कह लीजिए ये मुख्य न्यायाधीश जैसे आज हैं। और उसके बाद क्या है, इसमें सर एलिजा एम्पे के बाद तीन अन्य न्यायाधीश भी थे, जिनका नाम क्रमशः चैम्बर्स, लिमिस्टर तथा हाइड है। इन्हें हम याद करने के लिए हमने अपने ट्रिक बनाया था, याद करने के दृष्टिकोण से इन्हें हम लोग चयलिहा बोलते थे। चयलिहा का मतलब ये हो चैम्बर्स, लिमिस्टर तथा हाइड। ये ट्रिक बनाए थे इसलिए चयलिहा कि कभी कभी ऐसे प्रश्न बनता था निम्नलिखित में से कौन अन्य न्यायाधीशों में शामिल नहीं थे। 3 नाम में आपको याद होता, चौथा नाम शामिल नहीं होता है। ये आपका इससे प्रश्न बना। उसके बाद आगे चलेंगे तो इससे एक अंतिम प्रश्न जो बनता नहीं। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, कंपनी द्वारा भारत के राजस्व, नागरिक और अन्य सैन्य संबंधित सूचनाओं को क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक, अनिवार्य कर दिया कि आप ऐसी कोई भी सूचना, कोई भी चीज़ करेंगे तो आपको क्या करना, हमें सूचित करना होगा। नेक्स्ट आता 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया इसे। इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ, इसमें एक बात हुई केवल, क्या किया, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का, जो चूँकि हम यहाँ से याद ध्यान दीजिए कि जब बंगाल का गवर्नर बनाया गया वारेन हेस्टिंग को, तो एक चीज़ और ध्यान आपने दिया होगा, क्या किया गया था बंगाल गवर्नर जनरल बनाने के बाद, कि बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसी क्रम हम आगे देखते हैं, अब क्या कर दिया गया यहाँ पर नया काम, कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने, कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, कलकत्ता की सरकार को। अब कलकत्ता उस समय और महत्वपूर्ण बनता चला जा रहा था। मतलब एक प्रकार से जो राजनीति का धुरी और केंद्र बन रहा था, वो कलकत्ता ही बन रहा था। उस एक्ट के बाद फिर आता 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण ये। इसमें क्या था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इसमें ये उस समय पिट्स जो थे वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया, अब ब्रिटिश सरकार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, कंपनी के व्यापार करने के और राजनीति के दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। और भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, कि ब्रिटिश सरकार का ये क्षेत्र है, ब्रिटिश के अधीन है ये क्षेत्र। और क्या हुआ, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई यहीं से, और ये जो कि 1858 ईस्वी तक चली। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इसमें जो आपको पढ़ना होगा मेरे हिसाब से, वो है कंपनी के वाणिज्यिक संबंधी मामलों की देखरेख के लिए, कॉमर्शियल चीज़ों को देखरेख के लिए एक निदेशक मंडल की स्थापना की अनुमति हुई। और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, जिसे क्रमशः बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ। फिर से ध्यान सुनिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो आप बताएंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई। इसके बाद कुछ गवर्नर जनरल का टॉपिक है, इसे हम लोग बाद में गवर्नर जनरल के टॉपिक में ही पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट शुरू होता है इसके बाद 1784 के बाद 1813 का राजलेख, यहाँ से आता है 1813 ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1773, 1784, उसके बाद 1813 है ना। इसमें क्या था, इस एक्ट में, इसमें क्या किया गया, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अभी क्या था कि जब ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कई कंपनियां व्यापार करने के लिए क्रमशः आया करती थी, तो हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकी थी। तो इसमें क्या किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कहा नहीं, आपके पास ही एकाधिकार नहीं होगा कि आप ही सारे व्यापार करिए, व्यापारिक एकाधिकार आपका समाप्त किया जाता है। लेकिन चीन से व्यापार तथा कंपनी को भारत में चाय का व्यापार, एक देश कहा कि चीन के साथ आप व्यापार करिए। अभी चीन देखिए भाई, आज भी चीन से व्यापार करना बड़ा वो अजीब होता है, क्योंकि वो अपने ही हित देखते हैं। उस समय परिस्थितियाँ शायद वैसी ही रही हूँ। तो 2 चीज़ें आप ध्यान दीजिए, चीन के साथ व्यापार करने का अनुमति दे दी कि चीन के साथ आपका व्यापार एकाधिकार आपका रहेगा भी। एकाधिकार तो समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार बनाए रखा गया। और ये कहा गया कि आप चाय का बिजनेस भी कर सकते हैं, चाय का व्यापार भी आप कर सकते हैं, एकाधिकार आप पर जारी रहेगा इसका। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों इसमें।
अगर ये पूछा जाए किस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन पूर्णतः नहीं समाप्त किया गया। क्या छोड़ दिया गया? चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार और चाय के व्यापार का, ये बिजनेस करने का एकाधिकार आपका बनाए रखा गया। और दूसरा क्या पॉइंट इसमें ऐड किया गया महत्वपूर्ण, कि अब क्या हुआ, भारत में शिक्षा के विकास का यहाँ प्रारंभ होता है। विस्तार के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष की व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा की गई कि नहीं इसमें कुछ किया जाएगा इसे। नेक्स्ट आता है 1813 के बाद। देखिए क्या होता है, 20-20 साल पे एक्ट आते रहे हैं, बाद में संशोधन करके हर 20 साल जो एक्ट बना वो 20 साल तक चलता था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या किया गया, देखिए अभी क्या किया, अब क्रम से समझिए, समझ में आएगा। हुआ क्या, 1813 के एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन पूर्णतः नहीं समाप्त किया गया था। चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को बना रखा। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब चीन से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब उसका व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। एक कंपनी जो केवल व्यापार करने आई, देखिए आज जो राजनीति की धुरी बन चुकी है, उसे व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, अब कंप्लीट समाप्त हो गया, लेकिन भविष्य में उसे राजनीतिक कार्य ही करने थे। राजनीतिक कार्य की जिम्मेदारी उसे दे दिया गया। अब क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ से महत्वपूर्ण है, अभी तक तो क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब क्या किया गया, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कह दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, यहीं से बदल गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, मतलब एक कानूनी सदस्य भी होना अनिवार्य है, चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सदस्य जो है सहायता के लिए 3 अन्य होते थे। अब क्या किया, विधि सदस्य भी एक कानून का जानकार भी शामिल कर दिया गया, और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले जो हैं विधि सलाहकार के रूप में पहले नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। और क्या किया गया, इसके तहत जो है देश में क्या दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया, कहा कि दास प्रथा को निषिद्ध घोषित किया जाता है, और 1843 में से कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। 1843 में कब भारत में दास प्रथा समाप्त की गई, 1843 में। 1843 में किस एक्ट के द्वारा समाप्त की गई, तो 1833 के एक्ट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, 1833 के एक्ट के द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। और समाप्त कब किया गया, 1843 में, 1843 में समाप्त किया गया। किसके द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दासता को समाप्त किया गया। और कब, 1843 में, 1843 में। और क्या हुआ, इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब कानून बनाने की शक्ति को केंद्रीकृत कर दिया गया। यहाँ तक आपका एक महत्वपूर्ण था। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और एक और है, जो होता है कि गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल क्या करेगा, विधि आयोग भी बना सकता है, नियुक्त कर सकता है। देन 1833 के बाद 1853 का आया चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, इसके तहत कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। मतलब जो कार्यपालिका है, विधायकों को अलग किया जाए, और इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए पृथक विधान परिषद की भी स्थापना की गई। प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना कब की गई, 1853। यद्यपि प्रश्न पूछे कम गए हैं अभी तक में, हो सकता है आगे चल के संभावना बढ़ जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1858 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ तक कहानी देखिए क्या हुआ। अब 1858 में हम पहुँचते हैं। इसके पहले क्या हो गया, 1857 की क्रांति हो चुकी थी, बिगुल अंग्रेजों के खिलाफ बच चुका था। अब उन्हें ये समझ में आया था कि भारत में शासन करना है तो अब कुछ हमको नियम कानून सख्त करने पड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में विरोध बहुत तीव्र गति से हो रहा है। अब क्या किया गया, 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये सबसे महत्वपूर्ण में से एक आता है। क्या हुआ इसमें ये हुआ कि स्वतंत्रता के उपरांत क्या किया गया, मतलब इसमें देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 में क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम पारित किया गया।
एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से इस अधिनियम को, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, इंडिया में एक अच्छा शासन देने के लिए इस एक्ट को लाया गया। क्या थी विशेषता इस एक्ट, इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया, अभी आपने ध्यान दिया होगा 1833 का रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट था, उसमें क्या किया, कहा कि आपका राजनीतिक एकाधिकार तो रहेगा, अब व्यापारिक समाप्त रहेगा, राजनीति करिए आप केवल। लेकिन अब यहाँ क्या कर दिया गया, कंपनी का शासन समाप्त किया गया और क्या कह दिया गया, अब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया। अब ये क्या होगा, क्राउन सीधे शासन करेगा, अब कंपनी का शासन नहीं रहेगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध शासन प्रणाली थी उसे समाप्त कर दी गई। फिर क्या हुआ, और अब भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया। यहीं से नया प्रश्न है, देखिए भारत के गवर्नर जनरल को अब कौन सा पद नाम दे दिया गया, गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम से जाना जाएगा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व होता था। 1801 नेक्स्ट आएगा 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अब इसमें जो है भारत का जो कानून बनाने की प्रक्रिया है इसमें भारत के लोग भी शामिल हो सकते थे। इस अधिनियम में एक लोग से, ठीक है, यहाँ तक आपका चला। और क्या होगा इसमें नेक्स्ट में देखिए, यहाँ से फिर हम आएंगे और क्या 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। आज भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, वही कमोबेश वहीं से लिया गया है। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का भी अधिकार प्राप्त हो गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति भी प्रदान की गई। यहाँ तक। उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसके द्वारा क्या किया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एक ही प्रश्न से महत्वपूर्ण बनता है, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। मतलब अब भारतीय क्या करेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और भारतीयों को जो बजट सत्र होता है उसमें बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। अभी ऐसा कोई अधिकार नहीं था। इसके पहले देखो कानून में भी शामिल किया गया था। अब यहाँ से आकर क्या किया, आपको निर्वाचन शुरुआत की गई और आपको बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। देन नेक्स्ट आता है 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय था और जॉन मार्ले उस समय के भारतीय सचिव थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल थे। और क्या हुआ, इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की। इसमें एक ही काम हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जानते हैं, लॉर्ड मिंटो को। यहीं से मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। यहाँ से द्वैध शासन के प्रांतों में क्या किया, द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोन कर्टिस को जाना जाता है। और इससे अतिरिक्त इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता, यहाँ पर यही है। और उसके बाद नेक्स्ट आप क्रम में आते हैं तो ये होता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह एक विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचित याद करने वाला प्रश्न है। और इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और क्या हुआ था, जैसे कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अब क्या किया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके कहाँ शामिल कर दिया द्वैध शासन। अब द्वैध शासन शामिल हो गया कहाँ पर, वो केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया।
ठीक है। और क्या किया, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और 11 ब्रिटिश प्रांतों में उस समय क्या किया गया, विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया 6 प्रांतों में। नेक्स्ट क्या हुआ, एक संघीय न्यायालय की स्थापना इसी अधिनियम से हुआ 1937 में, और इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा पारित भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया। और एक महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न बनता है, किसी अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। वर्मा को ब्रिटिश भारत से, मतलब पहले वर्मा जो था ये हमारा हिस्सा था, इसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। और क्या हुआ, देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार भी प्रदान किया गया। देखिए एक और महत्व, देखिए हमारे संविधान जो आज का संविधान है ना, कमोबेश 2/3 उसका हिस्सा 2/3 पार्ट आज के संविधान का हूबहू भारत शासन अधिनियम से लिया गया या कुछ उसमें सुधार कर दिया गया था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट कब क्या, उसमें कब आया रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अंतर्गत क्या क्या स्थापना हुआ। जैसे आपने देखा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, उसके बाद उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये क्रमशः सब चीज़ों को आप एक बार पढ़िएगा, वीडियो को आप पॉज करके एक बार इस सारी चीज़ों को आप पढ़ते हुए याद करिए और इसके नेक्स्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करने का प्रयास करते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।